नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। भारतीय निवेशक इस वक्त एक रंग बिरंगे निवेश बाजार में हैं। क्या नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड, डीटीएफ, पीएमएस, एआईएफ, स्मॉल केस और अब एसआईएफ भी आ रहे हैं। ऊपर से यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह इंस्टाग्राम, तरह तरह की सलाहें। विकल्पों की कोई कहीं कमी नहीं। लेकिन अक्सर होता यह है कि ज़्यादातर निवेशक औसत विकल्पों को चुनकर औसत रिटर्न में फंस जाते हैं और फिर फंसने के बाद निकलने की जद्दोजहद शुरू होती है, क्योंकि साफ सोच और समझ अक्सर गायब होती है। मुझे एक बहुत पुरानी यूरोपीय लोक कथा याद आ गई। हमारे जो खास मेहमान हैं वो जिस क्षेत्र से आते हैं उनका मैं परिचय कराऊंगा, वो भी लोक कथाओं के क्षेत्र से आते हैं। तो मुझे एक लोक कथा याद आ गई। ये एक अन्य संस्कृतियों में भी मिलती है, यूरोप की कथा है, पर भारत में भी और अरब में भी मिलती है। एक गरीब दंपति था, बहुत मेहनत करता था। एक दिन एक राहगीर आया, भूखा और परेशान। तो उस गरीब दंपति ने अपने हिस्से की रूखी सूखी उसे खिला दी। जाते हुए उसने कहा कि अब आज से लेकर कल तक जो तुम 3 इच्छाएं मांगोगे वो पूरी होंगी, लेकिन सोच समझ कर मांगना, जो मिलेगा बड़ा मिलेगा। दोनों काम के बाद आग के पास बैठे और कल्पनाएं करने लगे कि क्या मांगें तो क्या होगा, क्या मांगें तो क्या होगा। इसी बीच आदमी को भूख लगी और अचानक उसने कहा कि मुझे एक अच्छा ताज़ा गरम आलू मिल जाए। बस क्या था, बड़ा सा आलू आ गया सामने। पत्नी गुस्साई, उसने क्या तुमने एक वरदान बेकार कर दिया, ये आलू तुम्हारे मुंह में भर जाए जिससे तुम सही बोल सको। फिर क्या था, वो आलू उस आदमी के मुंह में भर गया। उसका दम घुटने लगा, तड़पने लगा। अब दोनों ने कहा कि किसी तरह आलू निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों वरदान, तीनों इच्छाएं हाथ से निकल गई। बस एक पल की भूख, एक पल का गुस्सा और सारी संभावनाएं व्यर्थ हो गईं। आज भी यही हो रहा है। निवेशक स्टॉक की तरह म्यूचुअल फंड चुनते हैं, जल्दबाजी में एफएंडो में कूदते हैं, सोशल मीडिया की सुनते हैं और फिर फंस जाते हैं और फिर घाटा देखकर घबरा कर निकलते हैं। असल समस्या विकल्पों की नहीं है, समझ की है। मुझे एक शेर याद आता है, बहुत से रास्तों में तूने जो रास्ता चुना था, फरिश्ते आज तक हैरत में हैं कैसा चुना था। तो ये चुनाव ही है जो हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और इस भ्रम से निकालने के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान, अखिल चतुर्वेदी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं मोतीलाल ओसवाल के। इनका अनुभव बिरला सन लाइफ से, दाइवा म्यूचुअल फंड से मोतीलाल ओसवाल तक फैला है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे शून्य से आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के AUM तक लाने का, उसका बीज बोने का और इसे इतनी डाइवर्सिफाइड बहुआयामी AMC या म्यूचुअल फंड बनाने का श्रेय अखिल चतुर्वेदी को जाता है, उनकी योजनाओं को जाता है। और ख़ासतौर से उनकी विशेषज्ञता है थीमेटिक प्रोडक्ट्स में, लेयर प्रोडक्ट्स में। वो दरअसल लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस सिखाते हैं। अखिल का एक मूल मंत्र भी है कि विकल्प जितने भी हों, लेकिन असली जीत तब है जब आपको ये पता हो कि कौन सा रास्ता चुनना है और उसे क्यों चुनना है। तो चलिए शोरगुल में ढूंढते हैं निवेश बाजार में हम सही रास्ता, सही और सच्चा निवेश। अखिल, आपका स्वागत है समृद्धि शास्त्र में। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने। तो मज़ा आएगा आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच। अखिल जी मथुरा से आते हैं। परिवार पुरोहितों का परिवार था और पुरोहितों के परिवार से आज मुंबई के उन चुनिंदा फंड मैनेजर्स और वित्तीय विशेषज्ञों में हैं जिनके पास आपको लगभग सामान्य लोगों से अलग हटकर बिल्कुल एक विशिष्ट सोच मिलेगी। प्रोडक्ट कैसे इनोवेट किए जाते हैं, आने वाले वक्त में अगले 10 साल में, 5 साल में निवेशकों को क्या चाहिए, इसकी समझ अखिल से बेहतर और आपको मुंबई में कम लोगों के पास मिलेगी। तो मथुरा से आकर मुंबई में जमे और उस परंपरा और उस रवायत को लेकर आज भारत के प्रमुख म्यूचुअल फंड के प्रमुख अखिल हमारे साथ हैं। और हम इनसे पहला सवाल जो पूछेंगे वो लगभग मथुरा वाले अंदाज में होगा। वो कैरियर का कौन सा झटका था जिसने आपकी निवेश की सोच को बदल दिया? करियर का झटका नहीं था, बट मेरी खुद की जो एक निवेश करने की जो एक स्ट्रैटेजी थी, उसमें बहुत बड़ा झटका पड़ा। तो जैसे जिस तरीके से आपने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इन्वेस्टमेंट की समझ होनी बहुत ज़रूरी होती है, तो मेरे जो शुरू के जो करियर के साल थे, जब मैंने काम करना शुरू किया, तो जैसे सब एक आम आदमी का रहता है कि बहुत जल्दी आपको पैसे वाला बनना है, राइट, बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है।
तो वो जल्दबाजी में मैंने भी जरा काफ़ी सारे शॉर्टकट लेने की कोशिश की, राइट। तो पहले थोड़ा थोड़ा अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, इक्विटी में बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां ली। एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रिस्क और लेते हैं और बी ग्रुप में जाते हैं। तो बी ग्रुप की कंपनियां खरीदनी शुरू की, तो वहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। फिर वहाँ से भी एक्सपीरियंस लेके सीधा मैं फ्यूचर ऑप्शन में पहुँच गया, और 2002, 3, 4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में जाने के बाद में जो भी मेरा मूल था, प्रिंसिपल, वो सब दे के आया मैं। तो वहाँ पहली बार मेरा मूल ज़ीरो हुआ। जितना भी मैंने कमाया शुरुआत में अच्छी कंपनियों में ख़रीद के जो भी प्रॉफिट कमाया, वो सारी चीज़ मैंने मार्जिन में लगा दिया फ्यूचर ऑप्शन करने में, और उसमें मार्केट की वॉलीटिलिटी में वो सब चला गया। एक सबसे बड़ी जो गलती हुई मेरी, 2008 में एक बहुत बड़ा आईपीओ आया था, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा आईपीओ आया था। उसमें कुछ दोस्तों के सलाह पे ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग कर दी, और वो जो आईपीओ का प्राइस था और जो लिस्टिंग थी, उसमें आप समझिए कि 90% उड़ गया था। तो वो सबसे बड़ा एक झटका था 2008 में। एक तो पहले दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, हमारे इंडिया में ये इस कंपनी का बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। तो मैं, आप समझिए कि 2000 से काम करना शुरू किया, 2008 में जितना कमाया सब ज़ीरो, राइट। और फिर उस दिन मेरे को याद आया, मैं अपनी वाइफ के साथ में डिनर के लिए गया, बोला कि सब ज़ीरो हो गया, अब यहाँ से कुछ करना है, मतलब एक मोटिवेशन के लिए उसको लेके गया था साथ में। अगले दिन से एसआईपी शुरू की, प्लेन वनीला एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में। और 2008 है और आज 2025 है, हर महीने 20 से 30% मेरी नेट टेक होम जो सैलरी है उसका फिक्स्ड जाता ही जाता है। एंड 2008 से 2025 तो कितने साल हो गए, 17 साल हो गए। बहुत अच्छी लाइफ है, रात को अच्छे से नींद आती है। मार्केट 30-40% कोविड में गिर गई तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और 30-40% बढ़ जाती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भले मैं म्यूचुअल फंड्स में हूँ, भले मोतीलाल ओसवाल में काम करता हूँ, बट मैं डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जाता हूँ। मैं सारा का सारा सब म्यूचुअल फंड्स में ही करता हूँ। और आप सरप्राइज्ड होगे कि 10 साल पहले रामदेव जी, जो हमारे कंपनी के को फाउंडर हैं, जो जिनने काफ़ी वेल्थ क्रिएट की स्टॉक मार्केट्स में, राइट, 10 साल पहले उनने भी अपना सारा पोर्टफोलियो कोलैप्स करके सब म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। और वो बोलते हैं कि यार सुखी हो गए, बिकॉज जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आप 2-5 स्टॉक तो खरीदते नहीं, आप 5 खरीदते हैं, फिर 10-20 ऐसे करते करते 100 स्टॉक खरीद लेते हो। जितने आप कंपनियां खरीदोगे उतनी कंपनी का रिसर्च करो बैठ के, कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कौन सी कंपनी का प्राइस मूवमेंट कैसा हो रहा है, कौन सी कंपनी को रखें, कौन सी कंपनी को बेचें। तो ये 24 घंटे का काम है, और हमारा काम 24 घंटे ये करना नहीं है, मेरा काम कुछ और है, राइट। तो म्यूचुअल फंड में डाला, अंडरलाइन कोई आपका काम कर रहा है, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं। तो जो आपने बताया कि शुरुआत में जो गलतियां की, उन गलतियों से सीख के सही तरीके से डिसिप्लिन्ड मैनर में हर महीने आप अपना कुछ एक हिस्सा इन्वेस्ट करिए, कंटिन्यूसली करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, एंड फिर बाकी सब बढ़िया चलता है। मेरा सवाल दूसरा था, पर मैं चूंकि आपने एफएमओ में अपना इन्वेस्टमेंट किया और गंवाया, तो मैं ये सवाल पूछने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि इस समय एफ&ओ भारत के निवेशकों के टॉप ऑफ द माइंड में है, कई सारे वजहों से। अभी हमने इतना बड़ा स्कैम देखा जेन स्ट्रीट का, एक कंपनी जिसने पूरा इंडेक्स ही उड़ा लिया, उसके बाद सेबी ने उस पर जुर्माना लगाया। उसके बाद भी भारत के निवेशक एफ&ओ को लॉटरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस एक तरफ है म्यूचुअल फंड, जहां आप बता रहे हैं रामदेव अग्रवाल जी ने भी अपना निवेश किया, जो कि इक्विटी के भारत में गुरु हैं, उस्ताद हैं, जिनको देखकर लोगों ने इक्विटी में निवेश सीखा। और दूसरी तरफ एफ&ओ का कि कई फिनोमेना या फ्रिंजी है। कैसे लेते हैं इसको आप? नहीं, देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक बड़ा टेक्निकल चीज़ है। जब आप फ्यूचर्स करते हैं तो बेसिकली आप एक तरीके से लीवरेज कर रहे हैं अपने आप को। आप 100 रुपये लगा के 1000 रुपये की पोजीशन बनाते हैं, राइट। अब 100 रुपये की लगा के जब आप 1000 की पोजीशन बनाते हैं, और मानो कि उस कंपनी का स्टॉक गिर जाता है कोई कारण से 20-30-40%, तो आपका वो 100 रुपये चला जाता है, राइट। तो शेयर बाज़ार में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोन लेके या लीवरेज करके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका जितना पैसा है उतना आप कैश मार्केट में, स्पेशली रिटेल आम आदमी है, उसको तो सिर्फ कैश मार्केट में, ब्लू चिप कंपनीज़ में ही डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहिए।
ऑप्शंस मार्केट में भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ऑप्शन मार्केट, मतलब इतने सालों में मेरे को भी समझने में बहुत समय लगता है, राइट। अब इसमें ऑप्शंस में आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो को हेज करना है या आपको मार्केट में तेज़ी करनी है या मंदी करनी है, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं कंटिन्यूसली, और उसमें एक प्रीमियम का कॉस्ट होता है। अब वो स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो, तो किस तरीके से आपको खेलना है, आपको लॉन्ग होना है, आपको शॉर्ट होना है, कैसे पोजीशन बनानी है, अधिकतर गलतियां वो वहीं जाके होती हैं, राइट। तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने पढ़ाई नहीं की हो, इसको ठीक तरीके से कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं लिया हो, तो आइडियली ये अवॉइडेबल है, एटलीस्ट जिसको समझ ही नहीं है इस सब्जेक्ट की, राइट। कैश मार्केट में रहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनियों को खरीदिए, वो एक बेटर रूट होता है। और सेबी का तो डेटा आया ही, सबको पता ही है, टॉक ऑफ द टाउन है, 92% लोग हैं जिनके पैसे नहीं बनते हैं। और ऐसे मीडिया में इंटरव्यूज़ होते हैं कि कोई रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, कोई घर पे काम कर रहा है, कोई ना कोई ब्रोकर उनको ये आइडिया समझा देता है ऑप्शन का, ऑप्शन खरीदवा देता है। और ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, जो फिक्स्ड गारंटी करके ऑप्शन मार्केट में लोगों के पैसे लगा देते हैं। अब आम आदमी तो आम आदमी है, मतलब समझ नहीं है, बट लालच में, ग्रीड और फियर, राइट। तो फियर तो नहीं है बट ग्रीड रहती है कि भाई मेरे पास लाख रुपए, ये 10 लाख कैसे हो जाए, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में ही सारी गलतियां होती हैं। और फ्यूचर ऑप्शंस ऐसी चीज़ें, ये बनाया किसी और रीज़न के लिए और यूज़ किसी और रीज़न के लिए हो रहा है। अखिल, ऐसा क्या था जो आपको लगता था कि भारत के निवेश बाजार में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में कभी नहीं हो सकता और हो गया आपके देखते देखते? पिछले 10 साल में और ख़ास के पिछले 5 सालों में जो जो इंडियन इन्वेस्टर है, उनका जो एक रिस्क एपेटाइट है और एक कंफर्ट है इक्विटी मार्केट को लेके, वो उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 10 साल के पहले तक जनरली जो अवेयरनेस लेवल था, रिस्क लेवल थे, मार्केट को एक ऐसा एक मशीन समझते थे कि जहाँ पर पैसा खोते ही खोता है, या ये कोई स्पेकुलेशन मशीन है, राइट। बट पिछले 10 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी की तरफ एसेट एलोकेशन अपना शिफ्ट कर रहे हैं। और पिछले 10 साल 20 सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आपके कम हो रहे हैं, राइट। अब अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और इन्फ्लेशन आपका 4-5% पे चलेगा, तो आपका रियल रिटर्न पॉजिटिव नहीं होता है, और रियल रिटर्न पॉजिटिव नहीं होगा तो आपकी परचेजिंग पावर लंबे समय में बढ़ेगी नहीं। तो ये तो आम आदमी समझता है कि अगर मुझे इन्फ्लेशन से 4-5% ज़्यादा कमाना है जिससे कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़े, तो आप चाहो या नहीं चाहो आपको इक्विटी में एक एलोकेशन करना ही पड़ेगा। और कोविड के बाद में हमारे देश में, मतलब जिस तरीके से तरक्की हो रही है, ख़ास करके कोविड के बाद में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इंडियन कंपनीज इतना अच्छे मुनाफा कर रही हैं, और उसका रिज़ल्ट आपके उनके प्राइजेज़ में देखने को मिल रहा है। तो आज चाहे आप टॉप 50 कंपनीज़ ले लो, चाहे आप मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरा जो ये सेगमेंट है, ये सारे को लो, तो सबके पैसे अच्छे बने हैं पिछले 4-5 साल में। तो इन्वेस्ट करना भी शुरू किया 5 साल, 7 साल, 10 सालों में, उसके रिज़ल्ट भी सब अच्छे आ रहे हैं, तो उससे कंफर्ट भी अच्छा आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा है। और आप समझिए कि ये 1% का एलोकेशन होता था पहले, जो टोटल हाउस होल्ड एसेट है, जिसमें रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी सारी चीज़ होती थी, उसमें 1% होता था इक्विटी। आज वो बढ़ के हो चुका है 5%। आप SIPs के नंबर देखिए, ट्रिपल हो गए हैं 5 साल में। आप नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स देखिए, म्यूचुअल फंड्स, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, डबल हो गए हैं, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पिछले 5 सालों में। आप DP अकाउंट्स जो खुलते हैं, जो ब्रोकिंग में खुलते हैं, महीने के 30-40 लाख DP अकाउंट्स खोल रहे हैं, राइट। तो अब 150 करोड़ की आबादी है, उसमें 5 करोड़ ही हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, 20 करोड़ ही हैं जो जिनके पास में डीमैट है, और 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक्ड हैं। तो 150 करोड़ में से कम एटलीस्ट 30% पॉपुलेशन है जो सीधी ऑडियंस है इक्विटीज़ में आने के लिए। सो एक जो माइंडसेट चेंज दिख रहा है, कंफर्ट, एंड उसमें म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। जो हमारा म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, ना सिर्फ पहले टॉप 10 सिटीज़ होती थी, वो B10 सिटीज़ होती थी, फिर अब टॉप 30 B30 हो गई हैं। जो बिलो 30, जो टॉप 30 सिटीज़ के नीचे की सिटीज़ है, वहाँ से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो छोटे छोटे शहरों में भी अवेयरनेस म्यूचुअल फंड्स को लेके बढ़ रहा है, इक्विटी को लेके बढ़ रहा है, वहाँ से SIPs भी बहुत सारी आ रही हैं। तो इस तरीके, यही बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ से इसी रेट पे ग्रो किया तो भी आप समझिए कि बहुत बड़ा एक रिटेल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन जो बोलते हैं, वो एक तरीके से प्ले आउट हो रहा है। आप एक और चीज़ देखिए, 5 सालों में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने लगातार बेचा ही है, मेरे हिसाब से करीबन $50 बिलियन के आसपास बेचा है।
ये सारा जो सेलिंग हुई है पूरी हमने खरीद ली है। एक ज़माना था जब फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते थे और हम उनके पीछे आते थे, और वो विड्रॉ करते थे, उनके पीछे हम विड्रॉ करते थे, पैसा उनका बनता था, हमारे हाथ में कुछ नहीं आपके आता था। हिसाब से ये सबसे बड़ा शिफ्ट वो है। सबसे बड़ा शिफ्ट है, और आज उल्टा हो गया है, उनने बेचा है, हमने खरीदा है, अब हम बेचेंगे और वो खरीदेंगे जब भी होगा। कोई ऐसा पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट जो आपने बनाया, क्योंकि आपने मोतीलाल ओसवाल एमसी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे थीम्स क्रिएट किए जिन पर हम आगे भी बात करेंगे। कोई ऐसा एक पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट या थीम जो सब लोग कह रहे थे कि ये गलत है पर वो सही साबित हुआ? ऐसा एक प्रोडक्ट तो नहीं है, बट एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। जब मैंने मोतीलाल ज्वाइन किया था 2013 में, ये कैटेगरी है थोड़े HNI इन्वेस्टर्स, मतलब जो पैसे वाले इन्वेस्टर्स उनके हिसाब से कैटेगरी है। उनको उसको उस कैटेगरी को बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें हम क्लाइंट के बिहाफ में स्टॉक्स खरीदते हैं, उनके डीमैट में क्रेडिट होता है, बट क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, क्या बेचना है, वो डिस्क्रिशन फंड मैनेजर के पास में होता है। तो ये PMS को लेके समझ 10 साल पहले ना के बराबर थी। जो टोटल PMS का AUM होता था वो 30,000 करोड़ होता था, आज ये बढ़ के हो गया 4 लाख करोड़। और अगर इसी कैटेगरी में आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को ऐड कर दें, जो भी एक नई कैटेगरी है, 2012 में सेबी ने लाइसेंसेस इशू करना शुरू किया, ये कैटेगरी भी बढ़ के हो गई है 12-13 लाख करोड़ की। तो 12-13 लाख करोड़ ये, और 3.5-4 लाख करोड़ का PMS, तो मिला जुला के ये 18 लाख करोड़ का टोटल AUM है। म्यूचुअल फंड का इक्विटी, एक्टिव इक्विटी AUM 35 लाख करोड़ है। तो काफ़ी तेज़ी से जो ये ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स, ऑल्टरनेट टू म्यूचुअल फंड्स, जो भी फंड मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं, बट लाइसेंस डिफरेंट है, थोड़ा आपका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, आप रेगुलेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें पैसे वाले लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं, क्या रिस्क नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को समझ में आती है। तो ये कैटेगरी जिसमें एक बहुत बड़ी मिथ थी कि इसमें सिर्फ फंड मैनेजर पैसा बनाते हैं और वो कुछ उसमें उल्टा सीधा करते हैं, और मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर का पैसा बन रहा है, इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन रहा है, वो एक थॉट प्रोसेस बहुत रैपिडली चेंज हुआ है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है कि जो 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सेगमेंट में काफ़ी ओपननेस है कि म्यूचुअल फंड तो है ही, बट इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। आप लॉन्ग ओनली इक्विटी कर लीजिए, आप प्राइवेट इक्विटी कर लीजिए, वेंचर कैपिटल फंड्स कर लीजिए, फिक्स्ड इनकम कर लीजिए, राइट। तो ये एक ट्रेंड में जो बहुत बड़ा शिफ्ट है, जो मैंने मेरे आंखों के सामने होते हुए देखा है। आप अखिल फंड स्कीम्स में इनोवेशन के पक्ष में, और आपने इनोवेशन किया भी, आपने PMS की बात की। PMS में आपके पास कुछ इनोवेटिव थीम्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, वो थीम्स क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, हाँ, बराबर बात है। म्यूचुअल फंड्स में हमने बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो मार्केट कैप ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ थीम्स भी हैं। बट ऑल्टरनेट में, क्योंकि आप कोई नई चीज़ क्यों करेंगे, जब तक वो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं है तब तक तो आप नहीं करेंगे। तो हमने जब हमारे PMS AIF को बड़ा करना शुरू किया, तो हमने बोला कि हम अपने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से इसको डिफरेंट करेंगे। तो उसमें जैसे आपने राइटली बोला है कि हमने इंडिया में जो हाई ग्रोथ थीमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने की कोशिश की। तो 1-2-3 एग्जाम्पल आपको दूं, तो जैसे एक थीम है जो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग थीम है, सबसे तेज़ी से वो बढ़ रही है। मतलब 2.5 साल पहले हमने इसको इनोवेट किया था, और आज ये 2.5 साल में करीबन 12,000 करोड़ के आसपास इसका कॉर्पस हो गया टोटल। तो ये फंड था, जो हमने जब डेटा देखा तो हमने ये देखा कि पिछले 25 सालों में जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, पिछले 25 सालों में इनने बहुत वेल्थ क्रिएट की। तो अगर आप इंडिया में पिछले 25 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स एंड कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग कंपनीज देखेंगे, तो अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो सारी वो इंडियन प्रमोटर ओन कंपनीज हैं। चाहे वो बजाज ग्रुप हो, चाहे वो HDFC ग्रुप हो, चाहे वो आइशर हो, सन फार्मा हो, ये सारे नाम अब घर घर के नाम हैं। 25 साल पहले बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ होती थी, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई हैं। तो इंडिया को बोलते हैं कि लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। तो यहाँ पर सबका दिमाग है, धंधे का दिमाग है। तो हमें ऐसा लगा कि ये अगले 25 साल भी रेलिवेंट रहेगा एक थीम। तो हमने थीम बनाई, जिसको थीम को हम बोलते हैं फाउंडर्स थीम, एंड ये डेडिकेटेड है बेसिकली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। तो इस पोर्टफोलियो में टिपिकली पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को नहीं खरीदते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को नहीं खरीदते हैं। जो भी कंपनियां जिसमें प्रमोटर्स की इक्विटी 25% से ज़्यादा होती है,
वो कंपनियाँ आती हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है पिछले 2.5 साल में परफॉर्मेंस का, और उसी के कारण साइज़ भी 12,000 करोड़ के आसपास है। ऐसे ही कितना रिटर्न आया इस पे? टेक्निकली सिंस इंसेप्शन से देखेंगे तो अभी फ़िलहाल तो अच्छा साइकिल चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है अभी फ़िलहाल 30% प्लस है कंपाउंडेड, और इंडेक्स से ऑलमोस्ट 15% ऊपर है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न भी बहुत बढ़िया बना है और आउट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आइडिया है। एक और ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो एक और प्रोडक्ट था नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो। ये नेक्स्ट ट्रिलियन मतलब जैसे आपको पता है कि इंडिया का जो पहला $1 ट्रिलियन इकॉनमी हुई थी वो 2007 में हुई थी। रामदेव जी ने एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी की जिसमें उन्होंने नेक्स्ट $1 ट्रिलियन पे की कि अब 60 सालों में इंडिया की इकॉनमी 1 ट्रिलियन हुई है 1947 से 2007। तो हमारा ये मानना था कि अब जो अगला ट्रिलियन है और उसका अगला ट्रिलियन है वो जल्दी आएगा। पहला ट्रिलियन 65 सालों में आया, अगला ट्रिलियन 7 साल में आ गया, और उसका अगला ट्रिलियन 4 साल में आया, और उसका अगला ट्रिलियन 2 साल में। तो आज ऐसे करते करते 2007 से 2025 में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। वैसी कहानी है कि पहला करोड़ छोटे इन्वेस्टर का, हाँ, सबसे देर उसके बाद में सबसे मुश्किल से बनता, फिर अगला करोड़। एकदम बढ़िया, एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। तो हमने उस समय में 2007 में ये फंड किया नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, और थीम ये था कि अगर इकोनॉमी यहाँ $1 ट्रिलियन से 5 होती है, 10 होती है, 15 होती है, तो जो भी सेक्टर्स, थीम्स, जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी दिख रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट अभी कितना हो गया, 2007 ऑलमोस्ट 16-17 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। कितनी कंपनियां हैं? इसका एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, 2007 से 2025 इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करी $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन, मोटा मोटी 3-4 गुना, राइट। ये फंड का NAV था ₹10 जब लॉन्च की थी, उसकी NAV आज है 120, तो ये 12 गुना बढ़ गया और इकोनॉमी 4 गुना। तो अगर इकोनॉमी यहाँ से फिर 10 गुना बढ़ती है लेट्स से अगले 10 सालों में, तो आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो इट कैन बी अ वेरी गुड। कितने स्टॉक्स हैं इसमें? हमारी फ़िलॉसफी के हिसाब से, चाहे आप हमारे म्यूचुअल फंड्स लीजिए, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट लीजिए, टिपिकली हम 35 स्टॉक से अप टू 35 स्टॉक्स ही रखते हैं, उसके नीचे। तो इस पोर्टफोलियो में होंगे 22-23 स्टॉक्स। मैं और कुछ सवालों पे चलूँ, लेकिन इसको थोड़ा और समझना है, दिलचस्प है। म्यूचुअल फंड में आपने बहुत सिंपल पोर्टफोलियोज़ को फोकस किया जबकि थीमेटिक्स, कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो, डिफरेंट तरीके के फंड बाजार में कई सारे हैं। इसकी वजह क्या थी? और डेट से बिल्कुल दूरी बनाई, डेट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, कोई डेट फंड भी नहीं लेके आए। तो क्या ये रामदेव जी का जो इक्विटी ओनली और इक्विटी ओरिएंटेड फिलॉसफी थी वही मोतीलाल ओसवाल एएमसी में कैरी हुई, या ये एक किस्म का डिफरेंशिएशन था, मतलब बाजार से अलग दिखने की कोशिश थी, और ये कितनी कामयाब रही? या नहीं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो मोतीलाल ओसवाल एज अ ग्रुप, ये अभी ये 26 तारीख को 38 साल हो जाएंगे, राइट। पहला बिजनेस जो रामदेव जी और मोतीलाल जी, जो हमारे दो को फाउंडर्स हैं, जो पहला बिजनेस शुरू किया वो था स्टॉक ब्रोकिंग, इक्विटी। रामदेव जी रिसर्च करते थे, मोतीलाल जी रिंग में जाके एग्जीक्यूट करते थे। वहाँ से जो रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू को रामदेव जी अच्छी कंपनियों में, वहाँ से उनने अपना वो इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है उसकी शुरुआत हुई, राइट। फिर सो रिटेल ब्रोकिंग है, उसके बाद में हमने प्राइवेट इक्विटी शुरू किया, म्यूचुअल फंड शुरू किया, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सारे हमारे कंपनियों के जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेसेस इक्विटी से ही जुड़े हुए हैं, राइट। दूसरा ये था कि रामदेव जी खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्टर थे, तो पिछले 40 सालों से वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 40 सालों में उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, वेल्थ भी क्रिएट, ही इज़ वन ऑफ द, मतलब सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में उनका नाम आता है। मतलब काफ़ी लोग उनको रिस्पेक्ट के तौर पे इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोलते हैं। तो उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस में उनने अपनी खुद की एक स्टाइल बनाई, और वो स्टाइल बेसिकली थी हम बोलते हैं उसको QGLP स्टाइल। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो जोखम वाला एसेट क्लास है, ऊपर नीचे होता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करना है तो सबसे पहले आपको क्वालिटी खरीदनी है, अच्छी कंपनियां खरीदनी है, हाई क्वालिटी। फिर अगर उन क्वालिटी कंपनीज में से मैं आपको अगर पैसे बनाने, तो उन कंपनियों की ग्रोथ चाहिए, और लॉन्जिवेटेड ग्रोथ चाहिए कि ये ग्रोथ 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चले। और फाइनली आप क्या प्राइस पे खरीदते हैं। अच्छी कंपनियां अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे तो आपका पैसा अच्छा बनता है, अच्छी कंपनियां गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो ट्यूशन फीस भी देनी पड़ती है, राइट। तो QGLP, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी, प्राइस, ये एक रामदेव जी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थी जो हमारे साइड में थी, राइट। तो जब हमने हमारा म्यूचुअल फंड शुरू किया तो हमने बोला हम रामदेव जी के ट्रैक रिकॉर्ड पे ही चलेंगे, जो उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है,
QGLP फिलॉसफी है, तो हम सिर्फ इक्विटी करेंगे। इक्विटी में हम सिर्फ लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स करेंगे, QGLP स्टाइल, हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ एट राइट प्राइस। और उनका एक और मानना था कि आपके पोर्टफोलियो में जितने कम स्टॉक्स हो उतना एक तो मैनेज करना इजी होता है, और दूसरा आपका अल्फ़ा बनाने के जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जब आप एक फोकस पोर्टफोलियो बनाते हैं 25, 30, 35 स्टॉकों का, तो वो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा अल्फ़ा देता है, क्योंकि आप इतना रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद में आप आधा % लेके 100 कंपनियां खरीद लेंगे तो आप इंडेक्स बन जाएंगे, और आपका रिटर्न इंडेक्स की तरफ चला जाता है। तो आपको अगर इंडेक्स से बेटर करना है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत टाइट होना चाहिए। आपका सिलेक्शन और एलोकेशन, कौन सी कंपनी और कितनी मात्रा में आपको पोर्टफोलियो में खरीदना है। तो आप देखेंगे कि हमारे सभी म्यूचुअल फंड्स में या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में टिपिकली 25 से 35 स्टॉक ही होते हैं, राइट। अब लेकिन इतना छोटा पोर्टफोलियो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में कैसे मदद करता है? हाँ, सो अगर आपने 30-35 स्टॉक खरीदे, अगर आप हर स्टॉक में 4 से 6% डालते हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो आपने स्टॉक्स कम ले रहे हैं, लेकिन आपने एलोकेशन छोटे छोटे इवन आउट कर दिया, फ्लैट पोर्टफोलियो कर दिया, तो आप रिस्क को एलिमिनेट कर देते हैं, आपने रिस्क एलिमिनेट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड और अल्टरनेट की बात करें तो म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिटेल, मतलब जो 500 रुपये की SIP भी करते हैं। रेगुलेटर का भी एक ये मानना है, और ऑब्वियसली हम भी ये बिलीव करते हैं कि जब आप एकदम ही रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सेफ्टी का। बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होनी प्रोडक्ट में, सेफ रहे और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो वहाँ हमने बोला कि हम सिंपल प्रोडक्ट्स करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप, तो एकदम ही सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। रेगुलेटर ने गाइडलाइंस भी एकदम सिंपल बनाई हुई है कि अगर आपने लार्ज कैप किया है तो आपको मिनिमम 80% टॉप 100 कंपनीज ही खरीदनी है, सिर्फ 20% में आप स्मॉल कैप मिड कैप कर सकते हैं। तो एकदम टाइट रेगुलेशंस हैं, सिंपल प्रोडक्ट है, और इन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के थ्रू हम चाहते हैं कि करोड़ों इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से और इक्विटी से जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो वहाँ पर हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो जाए या नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, बिकॉज फिर एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो इंडस्ट्री के लिए भी सही नहीं होता है। वो सारी चीज़ें जो थोड़ी सी हमको बुटीक करनी थी, जो नीश करनी थी, वो हमने की PMS में, और इसको सिंपल ही रखा है, और आज भी हमने इसको सिंपल रखा है। बट म्यूचुअल फंड में पिछले 2 सालों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया काफ़ी बदल चुका है, 10 साल पहले का इंडिया और आपका इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क है, राइट। तो एक तरफ जो हमारे 80% प्रोडक्ट्स हैं वो तो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, बट इंडिया ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ थ्रो कर रहा है, थीमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ या सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें अगर 10, 15, 20 साल का आप अगर व्यू बनाएं तो उस अपॉर्चुनिटी में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका फ़ायदा अच्छा हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, कि इंडिया की इकॉनमी लार्जली सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत ही छोटे थे, आप मतलब चाइना से कंपेयर करेंगे तो बहुत पीछे रह गए थे। अब ये जो PLI स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, गवर्नमेंट ने कंपनियों के इनकम टैक्स स्लैब भी कम किया, और गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप प्राइवेट सेक्टर में केपेक्स करो और नई फैक्ट्रियाँ लगाओ, नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके आओ। तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा कोर फोकस है गवर्नमेंट का, और हमें ऐसा लगता है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग टू GDP जो आज 12% है, अगर यहाँ से 25% हो जाती है तो ये 3x अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक थीमेटिक फंड बना दिया है। दूसरा, आप देखेंगे इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी, डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इम्बाइब हो रही हैं, और अगले 10, 20, 25 सालों में डिजिटल ओरिएंटेड बिजनेसेस, जो बिजनेसेस डिजिटल या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके करेंगे, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अलग अलग नई बिजनेसेस आ रहे हैं इस फील्ड में, न्यू एज, जिसको हम बोलते हैं न्यू एज डिजिटल कंज्यूमर बिजनेसेस। तो ये एक अच्छी थीम लग रही है। ऐसे ही इंडिया में इनोवेशन बहुत हो रहा है, तो इनोवेशन से जुड़ी हुई थीम है। तो कुछ ऐसी हमने थीम्स भी किए हैं म्यूचुअल फंड्स में, जो आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो के जैसे 10, 15, 20% इन्वेस्ट करें तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, हमने भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को बाय किया है, या हमने इंडिया की डिजिटल स्टोरी को बाय किया है। देखिए, US में आप देखेंगे सबसे बड़ा इंडेक्स होता था डाउ जोन्स फिर बना S&P 500, आज सबसे बड़ा इंडेक्स है नैस्डैक, विच इज़ नैस्डैक क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ग्लोबल कंज्यूमर बिजनेसेस। इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है, अलग प्रकार में हो रहा है, बट हो रहा है ऐसा।
इस 12 साल में आज आप अपने अपनी अपनी जॉब की 12वीं वर्षगांठ में हमारे साथ हाँ, बात yes. कर रहे हैं। आज आपको 12 साल पूरे हुए मोतीलाल ओसवाल। इस 12 साल में आपको कहीं आपको लगा कि कहीं कोई ऐसा मौका आया जब ये फिलॉसफी कहीं डगमगा रही है, कहीं हिल रही है और इसको कहीं ट्वीक करने की ज़रूरत है? हाँ, नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे मैंने बताया, हमने शुरुआत की 2012-13 में, तो हमारा एक फ़िलॉसफी थी जिसको हम बोलते थे बाय एंड होल्ड, बाय राइट सिट टाइट। एक्चुअली इंडिया में 2008 से लेके 2014 तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी। दुनिया में प्रॉब्लम चल रही थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, और इंडिया में आपको सब पता ही है क्या क्या हुआ है यहाँ पर, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, स्कैम्स, बहुत सारी चीज़ें थी। अधिकतर सेक्टरों में कंपनियां मुनाफा करती नहीं थी, नुकसान होते थे। पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सब नुकसान कर रहे थे। तो वो पीरियड एक बड़ा पैची पीरियड था। तो उस पैची पीरियड में जब ग्रोथ नहीं थी, तो कुछ ही सेक्टर्स थे या कुछ ही कंपनियां थी जो अच्छी करती थी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर था। अब आपकी इकॉनमी अच्छा करे या ख़राब करे, आपको दवाई की ज़रूरत है, तो उन कंपनियों में ग्रोथ हमेशा रहती थी। या आपकी जो बैंक्स होती है अच्छी इकॉनमी हो, ख़राब हो, बट डिपॉजिट्स भी आते हैं, लेंडिंग भी चलती थी। या कुछ कंज्यूमर बिजनेसेस हो गए। तो 3 या 4 सेक्टर ही थे 10-12 सालों में, जहां आप अगर निवेश करते थे तो शायद आपको थोड़ा सा रिटर्न मिलता था। आप, क्योंकि सेक्टर्स उतने ही थे, कंपनियां भी उतनी थी, तो आप उतनी कंपनियों को खरीद लो और बाय एंड होल्ड हो जाओ, और आपका कंपाउंडिंग चल रहा था, राइट? लेकिन जो 2013 और आज तक में जो रिफॉर्म्स हुए इंडिया में, चाहे वो जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आया, आईबीसी आया, इससे क्या आपने इकोनॉमी को क्लीन कर दिया, बैंकिंग सिस्टम को क्लीन कर दिया, रियल एस्टेट सेक्टर में आपने रेगुलेशन लाके उस सेक्टर को भी फिक्स कर दिया। उसका जो पॉजिटिव है वो आज आपको देखने को मिल रहा है, राइट? तो एक वो माहौल था जहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो को चर्न करके कुछ आप पैसे एक्स्ट्रा नहीं बनते थे, राइट? बट 2018-19 के बाद में ये चेंज हो गया, बिकॉज ये जितने भी रिफॉर्म्स जो, उससे एक तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मल्टीपल सेक्टर्स में आ गया। वही टेलीकॉम सेक्टर जो लॉस बना रहा था आज प्रॉफिट बनाने लग गए। वही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो लॉस बनाती थी आज प्रॉफिट बना रही है। तो हमारा बीच में परफॉर्मेंस, क्योंकि हम बाय एंड होल्ड कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा क्वालिटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो था, वहाँ थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, और उसको हमको फिक्स करना पड़ा। तो हमने ये बोला कि पहली बात हम एक्टिव रहेंगे, बिकॉज इंडिया में मार्केट भी बहुत एक्टिव हो गई है। हर दिन नई नई सेक्टर्स आ रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, फिर आपको बेच के फिर कोई नए सेक्टर्स में जाइए, तो आपको बाय एंड होल्ड को हमको पीछे छोड़ना पड़ा और एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में गए। ये सारे चेंजेस हुए पिछले 2019-20 के बाद में, ठीक है? मतलब कोविड से पहले कोविड के पहले कुछ और था, और कोविड के बाद में हमको चेंजेस करने पड़े। और दूसरा क्वालिटी, इसका चेंज का कितना असर आया रिटर्न्स पे? और बहुत असर, मतलब अगर आप हमारे क्वांटिफाई कर सकें, मतलब क्योंकि सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर हमारा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, मतलब 2013 से लेके 2018 तक हम 5 से 6% आउट परफॉर्म करते थे मार्केट को। 2019 से लेके 2022 तक हम 6 से 7% अंडर परफॉर्म करते थे। अगर मार्केट 15% दे रहा है तो हम 9-10% दे रहे थे, राइट? आज अगर हम मेरे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो वही वापस से आउट परफॉर्मेंस है, और 5% नहीं, आज तो 10-12-15% तक चल रहा है। तो एक चेंज हमने एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया। दूसरा, क्वालिटी के साथ साथ हमने बोला कि हम ग्रोथ पे फोकस करते हैं। कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से थीम्स में जहाँ पर ग्रोथ इंडेक्स से ज़्यादा हो रही है, और हमने अपने पोर्टफोलियोज़ को पूरा रिवैम्प करके उन अपॉर्चुनिटीज़ में लगाया। तो आज हमारे पोर्टफोलियोज़ में जितने भी हाई ग्रोथ थीम्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेलीकॉम, हॉस्पिटल, NBFCs, कैपिटल मार्केट बिजनेसेस, जितने भी ये नए बिजनेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, पावर सेक्टर में रिन्यूएबल पावर, तो हमने हमारे पोर्टफोलियोज को वापस से रीअलाइन किया ग्रोथ की तरफ, क्वालिटी को छोड़ा नहीं, और एक्टिव मैनेजमेंट करना शुरू किया। और पिछले 2 साल में वो अंडर परफॉर्मेंस तो गया, साथ में पूरा का पूरा आउट परफॉर्मेंस है। एंड उसी के कारण है कि 2.5 सालों में आप समझिए कि हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर 12 लाख से बढ़ के आज 80 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स, यूनिक पैन्स हो गए हैं, 1 करोड़ फोलियोज हो गए हैं, SIP बुक 3 गुना बढ़ गई है, ओवरऑल AUM हमारा ऑलमोस्ट 2.5 गुना ऊपर हो गया है। तो देखिए, मार्केट में हर समय पे ना चैलेंजेस आएंगे, और मार्केट चेंज भी होते रहेगा। अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं, अलग अलग थीम, अलग अलग फ़िलॉसफी। एज अ फंड मैनेजर
हमको ओपन रहना पड़ेगा और समय के साथ में चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टर को तो रेगुलर रिटर्न चाहिए। वो तो ये नहीं बोलेगा कि 3 साल आप परफॉर्म करो, फिर 3 साल आप मत करो, फिर 3 साल करो, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो अगर आपको बाज़ार के साथ में रहना है तो आपको बाज़ार से अलाइन होके अपने आप में जो चेंजेस करने हैं वो रेगुलरली करने पड़ेंगे। तो ये एक चेंज हुआ है, आगे देखें कैसा होता है। मैं अखिल भारत के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी और उनके मिथ को बहुत करीब से समझते हैं, उस पर सवाल पूछें, लेकिन एक सवाल इसी सिलसिले से पूछ लें जो आपने स्ट्रेटजी शिफ्ट बताया। धीमे धीमे आप उस डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी से निकलकर उन सारे सेक्टर्स में पर फोकस करने लगे जहां से बेटर रिटर्न आ रहा था। फिर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी दूसरे फंड से कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि स्टॉक्स तो वही हैं, कंपनियाँ तो वही हैं और वो सबके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ग्रोथ को चेस करना शुरू किया, तो ग्रोथ को चेस करने के लिए हमने ग्रोथ थीम्स ढूंढनी शुरू की। अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो आपको आगे का जो ग्रोथ स्टोरी है वो आपको विजुलाइज करना पड़ता है, और उसको जितना जल्दी हो सके आप खरीद लो तो आपको लेकिन उसका अभी पोर्टफोलियो का साइज स्टॉक्स का उतना ही है, नंबर उतना ही रखते हैं, नंबर नहीं बढ़ाएं। नंबर वाली थीम स्ट्रेटजी वही, नंबर स्ट्रैटेजी वही है। अब कोई कंपनी महंगी हो जाती है तो हम उसको ट्रिम कर देते हैं, फिर कोई नए स्टॉक में डाल देते हैं, या कोई कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही हैं तो उसको चेंज कर देते हैं और उस रिप्लेस कर देते हैं नए स्टॉक से। बट नंबर ऑफ स्टॉक्स वाली थियरी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं ना, नहीं। बट जो आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सही क्वेश्चन है कि जब इन्वेस्टर्स 4 5 6 म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आइडिया ये है कि उनके 4 5 जो म्यूचुअल फंड है वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। उनके बीच में जो एक समानता है वो जितनी कम होगी उतना आप उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। रिस्क के बारे में अगर बात करें तो जितने आपके अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे उतना आपका रिस्क कम होते जाएगा। अगर आपके 5 म्यूचुअल फंड हैं, पाँचों एक जैसे हैं, तो पाँचों के एक साथ में रिटर्न ऊपर आएंगे और एक साथ में रिटर्न नीचे आएंगे, राइट। बट अब जब सब अलग अलग हो जाएंगे तो हर समय पे 2 3 म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे, एक दो म्यूचुअल फंड ट्रैक कर रहा होगा, और वो सिलसिला चलते रहता है। बट इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली चलता है। तो आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियोज हमारे कंपटीशन से आप समझिए कि 60 से 70% अलग है पोर्टफोलियो स्टॉक्स। तो आज मेरा मिड कैप फंड ले लीजिए, कंपटीशन में किसी का मिड कैप फंड ले लीजिए, टॉप 10 में ले लीजिए, आपको सबसे कम ओवरलैप मिलेगा 6% का, सबसे ज़्यादा ओवरलैप मिलेगा 20-22% का। तो एक मोतीलाल लीजिए, एक कुछ और लीजिए, 2 कोई और ले लीजिए, बट इतना इंश्योर करिए कि बस वो फैक्ट शीट खोल के इस म्यूचुअल फंड के पास में ये 20 स्टॉक्स हैं, इसके पास में ये 20 है, दोनों के बीच में ओवरलैप जितना कम रहेगा आपका एक्सपीरियंस, इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस समय अब हम थोड़ा सा इन्वेस्टर साइकोलॉजी पे बात करते हैं, फिर हम वापस म्यूचुअल फंड के स्ट्रेटजीज़ पर आएंगे। आज के समय में, इस समय आपको क्या लगता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे डेंजरस इन्वेस्टमेंट मिथ क्या है लोगों के दिमाग में? डेंजरस मिथ है कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार के रिटर्न आए हैं अब उनका एक्सपेक्टेशन है कि वही रिटर्न हर साल आए। उस मिथ को ठीक करने में बहुत पसीने निकल रहे हैं। हमारा हमेशा जब इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना ज़रूरी होता है। पिछले 25-30-35 सालों में अगर मार्केट ने एवरेज में 12% रिटर्न दिया है तो आप उतना ही एक्सपेक्टेशन रखिए। आज के दौर में एक्सपेक्टेशन है 25-30%, तो उसको 12 पे लाने में बहुत कोशिश करनी पड़ती है। समझ रहे हैं लोग, बिकॉज अभी पिछले साल भर में काफ़ी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। मेरा ये मानना है कि आप रिटर्न के लिए देखो, रिटर्न तो आ ही जाते हैं, रिटर्न जो आपका इंडेक्स प्लस माइनस तो आ ही जाएगा आपका रिटर्न, राइट। तो आप रिटर्न को मत चेस करिए, आप अपने इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन, जैसे मैंने बताया, आप जो भी पैसे कमा रहे हो उसका कितना हिस्सा आप सेव कर रहे हो, लंबे समय के लिए सेव कर रहे हो, रेगुलरली आप सेव कर रहे हो, आप उस पर ध्यान लगाइए। आप अपने यूनिट्स बढ़ाते जाओ। इंडिया ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको रिटर्न तो बना के दे ही देगा, राइट। 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन हो गया, 4 ट्रिलियन से अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं, अगले 25 साल में $30 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी, उतना ही मार्केट कैप हो जाएगा। तो पैसे तो बनने हैं, रिटर्न तो आना है, बट डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और बाकी तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना। अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 15% का एनुअलाइज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट अगर आप अचीव कर लेते हैं तो हर 5 साल में डबल होता है,
10 साल में 4 गुना हो जाता है, 15 साल में 8 गुना हो जाता है। तो ये जो कंपाउंडिंग की जो एक्सपीरियंस है वो इक्विटी में मिलता है, क्योंकि रेट भी अच्छा रहता है और टाइम आप दीजिए एंड आपका वेल्थ क्रिएशन होती है। अच्छा अखिल, आपने अपने किसी निवेशक को यूरेका मूवमेंट में बदलते देखा है किसी जगह? माने एग्जाम्पल मतलब जिसे उसको कोई बहुत सरप्राइज मिला हो, आपके किसी फंड में इन्वेस्टर को उसको लगा हो कि उसने कुछ और सोचा था, उसे बिल्कुल अनोखी चीज़ मिल गई, ऐसा कोई मूवमेंट किसी फंड से बना है कभी? नहीं, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो क्या है, हमारे पिछले 2.5-3 साल में आउटकम बहुत अच्छे आए हैं। तो फिलहाल तो एक बहुत बढ़िया टेलविंड चल रही है, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश हैं, काफ़ी और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हमारा जब डाउन टर्न चल रहा था 21-22 में, उस समय पे जो लोग आए हैं उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे कुछ क्लोज एंडेड स्ट्रेटजीज़ हैं AIF में। तो बहुत मुश्किल से ख़राब समय में हमने 200-500 करोड़ रुपए रेज़ किए AIF में, जिसकी मैच्योरिटी अभी आ रही है और 4 साल भी नहीं हुए। 4 साल में वो पैसा 2, ढाई, 3 गुना तक चला गया है। तो अब जब वो फंड मैच्योर हो रहा है तो उस फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप एक और फंड लॉन्च करिए और ये पैसे को आप रोल ओवर कर दीजिए। तो यहाँ से आप निकाल के, मतलब उनको पैसे वापस नहीं लेने, उनको पैसे वापस देने, इन्वेस्ट करने फिर से। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट बोल लीजिए, या एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट है कि इन्वेस्टर्स खुश हैं। एक सवाल जो हमारे सबके दिमाग में, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, इस समय बाज़ार में ऑप्शन ओवरलोड है, इतने ऑप्शंस उपलब्ध हैं। एक म्यूचुअल फंड की पूरी बास्केट में फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज, लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक, पैसिव, एक्टिव, मतलब यू नेम इट। और उसके बियॉन्ड अगर आप जाएँ तो आपके पास ETF है, PMS है, AIF है और अब बाकी हैं। आपके पास अखिल कोई ऐसी मेट्रिक है जो इस शोर को हटा के कोई व्यक्ति अपने लिए सही फंड या सही पोर्टफोलियो का चुनाव कर सके? तो मेरा जो बिलीफ है और जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ अपने खुद के पोर्टफोलियो में, कि आपका जो 60% पोर्टफोलियो है, 60%, अगर आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो 6 लाख रुपए आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ कर लीजिए, बट फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ऐसे टाइप के फंड में आप रखिए 60%। क्योंकि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में अंडरलाइंग में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे होते हैं। और अभी की उतार चढ़ाव में लोगों को फ्लेक्सी कैप नहीं सहारा है। बिकॉज क्या है कि जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आपका लार्ज कैप आपको बचाता है, और मार्केट में जब तेज़ी आती है तो मिड कैप, स्मॉल कैप आपको रिटर्न देता है। ये समय पे दोनों ही ज़रूरी है, आपको ग्रोथ भी रखना है और सेफ्टी भी रखनी है। तो एक फ्लेक्सी कैप स्टाइल है, आज की बात नहीं कर रहा मैं, तो बोल रहा हूँ हमेशा एक कोर पोर्टफोलियो में आपका फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप होना चाहिए, राइट। बाकी का जो 40% है उसमें मेहनत करनी है, राइट। उसमें आपको, अगर आप खुद से अगर कर रहे हैं तो आपका खुद का एक व्यू होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप 10% उसमें लगा दीजिए। आपको इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी अच्छी लग रही है तो 10% कंजम्पशन में लगा दो, या मिड कैप कर लो या स्मॉल कैप कर लो। तो कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो शुड बी वेरी सिंपल, ट्रू टू लेबल, डाइवर्सिफाइड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन 60%, तो वो आपका वो कंपाउंड होते रहेगा। बाकी के 40% में आप लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल स्ट्रैटेजी, थीमेटिक स्ट्रैटेजी, या आपको PMS करना है या आपको AIF करना है, ये सारी चीज़ें ना 40% में आप रखिए। अब दो ही है कि आप खुद से करना चाहते हो तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से फंड मैनेजर्स हैं, क्या फ़िलॉसफी है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं, और फिर आप चूज़ करके इन्वेस्ट करिए। दूसरा, आप मदद लीजिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, RI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो एक आम आदमी है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनको मदद लेनी चाहिए। हाँ, बिकॉज अच्छे समय में सब अच्छा होता है। जैसे 2021 से 2024 के बीच में आप पत्थर भी खरीदते तो सोना हो रहा था, बट अब शायद ऐसा होगा नहीं अगले कुछ सालों में, राइट। तो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ज़रूरी है। जो इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, हज़ारों स्कीम्स हैं, तो वो आपको एक शॉर्टलिस्ट करके आपका 5-10 स्कीम्स के अंदर पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो मदद लीजिए, और ख़ुद कर रहे हैं तो फिर आप टाइम लगाइए, रिसर्च करिए, फंड मैनेजर से बात करिए, और फिर आप डिसाइड करो कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। एक्टिव पैसिव का क्या रेशियो आपके हिसाब से होना चाहिए? आपका पैसिव फंड बहुत अच्छा करता है। हाँ। एक्टिव पैसिव का क्या रेशियो? इस पर मैंने अपने हिसाब से एक साइंस लगाया है कि जो भी कैटेगरी में आप एक्टिव ले रहे हो उसका 10% आप पैसे ले लो, 10 या 20%। तो जैसे कि आप फ्लेक्सी कैप फंड खरीद रहे हो, उसका बेंचमार्क है निफ्टी 500,
राइट। तो आप एक उसमें लेट्स से लाख रुपए है तो 80,000 रुपये आप डाल दो फ्लेक्सी कैप फंड में, 20,000 डाल दो आप निफ्टी 500 में। ये इसलिए कि बिकॉज अब ऐसा टाइम है कि बहुत ऐसे समय आते हैं जब इंडेक्स आउट परफॉर्म करता है, राइट, और कुछ समय होता है जब एक्टिव फंड मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। तो फिर आपको बुरा लगता है कि आप इधर हो तो ये मिस हो गया, यहाँ पर हो तो वो मिस हो गया। तो आप हर मार्केट कैप बकेट में एक पैसिव, तो अगर आपने स्मॉल कैप लिया है तो स्मॉल कैप में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, राइट। अच्छा, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनको इंडिया की जो छोटे बिजनेसेस हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उसमें भी हम एक्टिव नहीं करते हैं। हमने एक इंडेक्स बनाया है माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, जो कि इंडिया की 500 फर्स्ट सबसे बड़ी जो कंपनी है, 500 से लेके 750, तो उसमें हमने पैसे बना दिया। तो पैसे है उसमें 250 स्टॉक है, छोटा एक्सपो, रिस्क भी कम रहता है, राइट। तो पैसिव या तो आप जो बहुत ही यूनिक पैसिव्स हैं या तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए क्योंकि आपको अच्छे लगते हो, जैसे माइक्रो कैप एक हो गया। एक और हमने बहुत यूनिक फंड बनाया जो है BSE 1000 इंडेक्स फंड। तो सीधा आप एक फंड में अगर आपने लाख रुपए डाला तो आपके इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज आ गई, लार्ज भी आ गई, मिड भी आ गई, स्मॉल भी आ गई, माइक्रो कैप भी आ गई, ऑल द टॉप 1000 कंपनीज। तो जो ग्रोथ हमको पैसिव में देखने को मिल रहा है वो लार्जली ये जो यूनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें एक्टिव मैनेजर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसमें आ रहे हैं। तो जैसे माइक्रो कैप हो गया, BSE 1000 हो गया, कुछ एक ETFs हैं जैसे नैस्डैक है, S&P 500 है, आज हमारे में तो वही 12,000 करोड़ हो गए, अनफॉर्चुनेटली अभी उसमें ले नहीं सकते पैसा। या एक और कॉन्सेप्ट है फैक्टर स्ट्रैटेजीज़ का, जिसमें बेसिकली क्वालिटी फैक्टर है, वैल्यू, लो वॉल, मोमेंटम। अब ये थोड़ा टेक्निकल में जाएगा, लेकिन बाज़ार में 4 साइकिल होती हैं। बुल मार्केट होता है, बेयर मार्केट होता है, डाउन मार्केट होता है, फ्लैट मार्केट होता है, रेंज बाउंड होता है, राइट। अब जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो मोमेंटम बहुत अच्छा चलता है, मोमेंटम फैक्टर चलता है। जब आपकी मार्केट करेक्शन में जाती है तो लो वॉल आपको बचाता है नीचे जाने से। जब मार्केट नीचे से ऊपर आती है तो वैल्यू फैक्टर पहले ऊपर जाता है, लो PE कंपनीज, सस्ती कंपनियां की PE मल्टीपल पहले उठती हैं तो वैल्यू हो जाता है, और जब फ्लैटिश मार्केट में रहते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, राइट। तो ये चारों फैक्टर अलग अलग मार्केट साइकिल में है, तो आप इन चारों फैक्टर में इक्वल एलोकेट कर दो, तो कोई ना कोई समय में कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपका। आपका मतलब आप ट्रेंड के साथ रहेंगे, आप कुछ ना कुछ तो आपका एवरेज रिटर्न एक डाइवर्सिफाइड फंड भी बन जाता है। हाँ, डाइवर्सिफाइड। बट आपको एक ही डिसिप्लिन रखना है, हर क्वार्टर में रीबैलेंस करके उसको 1 क्वार्टर चारों फैक्टर में, तो आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मैं पोर्टफोलियो पे और बात करने से पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि भारत से ग्लोबल इन्वेस्टिंग लाइक नैस्डैक में ये कैसा परफॉर्म करे और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा है। एक्चुअली इन्वेस्टर्स समझ पा रहे हैं इस फंड को कि केवल अभी वो रिटर्न ही चेज़ कर रहे हैं, उनको दिख रहा है? नहीं, इन्वेस्टर समझते हैं सब कुछ। और देखिए यूएस ने पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो 2010 से 2020 ये जो डेकेड था जिसमें इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया था और यूएस ने डबल डिजिट रिटर्न दिए थे, मतलब 20% के आसपास, और इंडिया से 10% ज़्यादा रिटर्न दिया था। पिछले 5 सालों में भी देखेंगे तो यूएस और इंडिया बराबरी में ही चल रहा है रिटर्न के। उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस ज़्यादा हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस कम हैं, बट फिर भी वहाँ के मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में इंडिया से हटकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूएस एक मार्केट है जो आप बिना सोचे समझे एक डाइवर्सिफिकेशन, तो यूएस ही एक मार्केट यूएस है। ऐसे देखने के लिए आप यूरोप भी कर सकते हैं, बट यूरोप को भी समझना डिफिकल्ट है, वो कॉम्प्लेक्स भी है, जापान डाइवर्जेंस है, भी कम है। तो ये डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से आप इसको यूएस से कंपेयर कर लीजिए। तो यूएस में एक तो जो कंपनियां हैं वो कंपनी आप समझते हो। अभी एप्पल का फ़ोन आप यूज़ करते हो, नेटफ्लिक्स आपके घर पे आता है, फेसबुक है, गूगल है, मेटा है, बड़ी बैंक है, JP मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक हो गया। तो आप यूएस की कंपनियों से इंडिया काफ़ी मिला जुला हुआ है, राइट। तो कंट्री लेवल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और इंडिया के अलावा कोई एक डेस्टिनेशन है तो वो यूएस है। और थोड़ा सा इशू है बिकॉज RBI की लिमिट है कि आप ज़्यादा फंड ले नहीं सकते। आप एक AMC $1 बिलियन से ज़्यादा ले नहीं सकती है, और टोटल इंडस्ट्री 7 बिलियन, सो कुछ ही फंड के पास में कुछ बचा है लिमिट, तो वो कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। बट इसमें हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि हम गिफ्ट सिटी में, जो अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी है, उसमें हम एक पैसिव फंड बनाएंगे जो इंडियन इन्वेस्टर्स इंडियन रुपी को
गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे थ्रू द LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, अप टू $250,000, $2.5 लाख तक $2.5 की लिमिट एक है टाइम पे। इसकी। तो क्योंकि हम ये रूट से नहीं कर पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड रूट से, तो हम गिफ्ट सिटी के रूट से एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप वहाँ से आप LRS में पैसा लगाइए और फिर उसके और बाद वहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तो करें। स्पेशल फंड बनाएंगे गिफ्ट सिटी के लिए हाँ, या एक स्पेशल फंड। आप मथुरा से आते हैं। मथुरा में हम लोग जब जाते हैं अखिल भाई, तो हर जगह हर दूसरे मंदिर में पंचामृत मिलता है। पंचामृत एक ऐसी थीम है जो बहुत तरह से प्रभावित करती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक यूथ को, भारत में युवा जिसने अपनी नौकरी अभी हाल फिलहाल में शुरू की हो, 1-2 साल तनख्वाह ही आ रही है, उसे 5 फंड का कोई पंचामृत बनाना हो तो उसे वो कौन से 5 फंड चुनने चाहिए? तो आज के जो युवा हैं, आज जो नए काम करने शुरू किए, बहुत बहुत होशियार हैं ये। क्योंकि अब देखेंगे, मेरा बेटा भी अभी उसी उम्र में आ गया है, काम करने के 21 साल का हो गया। तो उसकी जो बातें हैं, उसकी जो सोच है, या मेरी बेटी की सोच है, और उनके जो दोस्तों से भी मिलता हूँ, तो एक आइडिया लग जाता है कि इनको बहुत एम्बिशियस है, बहुत एस्पिरेशनल है। और दूसरा क्या, जिस तरीके से अभी हमने थोड़ा सा एक बेस बना लिया, तो इनको बेसिक कुछ नहीं करना है, तो इनकी रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ी है। लाइक जब मैंने काम करना शुरू किया तो घर भी बड़ा करना था, गाड़ी भी नहीं थी तो गाड़ी खरीदनी थी, तो वो थोड़ी बेसिक चीज़ों में खर्चे हो जाते हैं, राइट। अभी वो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक तो ये बहुत होशियार है, राइट। बट हाँ, शुरू में अगर आप पंचामृत की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले तो एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, या आपको इंडेक्स करना है। फ्लेक्सी कैप समझ में नहीं आ रहा है कौन सा खरीदना है, तो आप निफ्टी 500 इंडेक्स फंड खरीद लो, राइट। फिर ये क्योंकि यंग इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो 40% है वो, इनके पास में 35 साल हैं काम करने के लिए, तो 35 साल तो बहुत बहुत लंबा होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन बनाइए, और इंडिया की जो कुछ एक आध थीम्स आपको अच्छी लगती हैं तो वो थीम्स में भी खेलिए। तो फॉर्मूला वही है 60-40, राइट, जेनेरिक फॉर्मूला। 60% में आइदर आप निफ्टी 500 ले लो या फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, और 40% में मेरे हिसाब से, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो होता है वो 20-25 सालों में कुछ कंपनियां हैं जो मिड कैप, जो स्मॉल कैप वो मिड कैप होंगी, मिड कैप लार्ज कैप बनेंगी, वो आपके आंखों के सामने होते हुए दिखेगा आपको, राइट। और आपके पास समय है, तो आपको ऐसे कोई जल्दबाजी तो है नहीं पैसे बेच के, आपका रिटायरमेंट 35 साल अभी आ गया, राइट। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से मैं तो सेम ही सजेस्ट करूँगा। आपने बहुत सक्सेसफुली पीएमएस और आईएफ रन किया, और आपके पास एक छोटा इन्वेस्टर बेस है एसआईपी में। आपको क्या लगता है किस स्टेज में इन्वेस्टर पीएमएस आईएफ की तरफ मुड़ना शुरू करता है, और उसे किस स्टेज में ये करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी शिकायत कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की ओवर हाइप में वो पीएमएस की बस या आईएफ की बस उनसे छूट गई। पीएमएस या आईएमएफ की जो बेस्ट पीरियड था वो उनके हाथ से निकल गया। जैसे कि हमसे एक जनरेशन पहले के इन्वेस्टर जो आपके और हमारे पिताजी के परिवार के लोग थे, जिनसे इक्विटी छूट गया, जिनका एफडी के कारण, रियल एस्टेट के कारण इक्विटी छूट गया, वैसे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर शिकायत करता है, सर हमको तो पता ही नहीं चला पीएमएस आईएफ कब आया कब निकल गया, हमारा तो पैसा म्यूचुअल फंड में ही रखा रह गया। तो वो कौन सा समय जब आपको स्विच कर जाना चाहिए पीएमएस आईएफ की तरह? तो दो चीज़ें हैं। एक, आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगा कि जब तक आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं तो आपकी कोई बस छूट नहीं रही है कि आपने पीएमएस एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना है कि आपका पीएमएस या एआईएफ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 30% से ज़्यादा टेक्निकली नहीं होना चाहिए। तो मानो अगर आपको 1-1.5 करोड़ रुपया पीएमएस एआईएफ में इन्वेस्ट करना है, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 5 करोड़ के ऊपर रहेगा, तो आपकी थोड़ा सा जो एक जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ रहेगी। बिकॉज जैसे मैंने बताया, ये पीएमएस एआईएफ थोड़े से बुटीक होते हैं, नीश होते हैं, वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो थोड़े ज़्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं, उसका रिवॉर्ड भी मिलता है लंबे समय में। बट 30% से ज़्यादा आप शुरुआत में, तो जब आप पहली बार इस फील्ड में आ रहे हो, तो आप 30% से ज़्यादा एलोकेशन पीएमएस एआईएफ में मत करिए। एक बार आपका एक्सपीरियंस बन जाए फिर आपका चॉइस है। अच्छा, एसआईएफ को लेकर बहुत चर्चा है चारों तरफ, आप भी तैयारी करें। ये सचमुच एक रिवॉल्यूशन है या सिर्फ एक और ऑप्शन है, और इनका रिस्क रिटर्न ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड और पीएमएस से कैसे अलग होता है लोगों के लिए? सो एसआईएफ अलग है। जिस तरीके से गाइडलाइंस आए हैं अभी फ़िलहाल, तो एक नया एसेट क्लास बनेगा। तो एक एसेट क्लास है म्यूचुअल फंड, जो लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड्स में है, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड बैफ फंड्स हैं। पीएमएस एआईएफ में मैंने आपको समझाया कि अगेन लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी और ये सारी चीज़ें हैं, राइट। इसके बीच की जो एक कैटेगरी है, दोनों के बीच में
जैसे कि आप देखेंगे कि प्लेन वनीला डेट म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत टफ है, तो हाई रिटर्न्स जनरेट करना काफ़ी बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट है, इसीलिए तो शायद मोतीलाल ने हाँ, डेट फंड को छुआ भी नहीं। डेट तो आप समझिए कि हमको समझ में नहीं आता इसलिए हमने छुआ नहीं, हमको इक्विटी समझ में आता है तो हम इक्विटी कर रहे हैं। हर एसेट क्लास के लिए आपको एक्सपर्टीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमारी डेट में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो हमने डेट में फिर एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। सिमिलरली एसआईएफ में भी हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो हम एक्सपर्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं, टीम बनाएंगे। अब इसमें ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज़, फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अलग अलग टाइप के आपको रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बना के देंगे। जैसे कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आर्बिट्राज फंड मिलता है जो एक बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव है, टैक्स एफिशिएंट अल्टरनेटिव है, तो आपको आर्बिट्राज से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एसआईएफ में जो आर्बिट्राज को बीट करने की कोशिश करेगा। तो आप रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं लॉसेस के अगेंस्ट में, और आर्बिट्राज प्लस प्लस रिटर्न बनाने की कोशिश करें। फिर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो बहुत बड़ी बन सकती है, अभी थोड़ी सी छोटी कैटेगरी है, वो है लॉन्ग शॉर्ट फंड्स, राइट। तो जिसमें कुछ पोर्शन आपका पोर्टफोलियो का लॉन्ग में रहता है, कुछ पोर्टफोलियो आप शॉर्ट करते हैं, फिर उसमें आप अलग अलग रिटर्न को टारगेट करते हैं। आप डेट को बीट करने के लिए लॉन्ग शॉर्ट फंड बना सकते हैं, आप निफ्टी से 1-2% माइनस होने के लिए एक कोई एलोकेशन बना सकते हैं, या बीट करने के लिए भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले ये लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है या आर्बिट्राज प्लस वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस होगी एसआईएफ में। तो प्रोडक्ट अलग होंगे क्योंकि ये म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क में है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है जब आप ट्रेड्स करते हैं सिक्योरिटीज़ में, पीएमएस-एआईएफ में टैक्स लग जाता है, हर ट्रेड पे टैक्स लगता है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आपका एक बहुत बड़ा जो टैक्स का लीकेज ऑफ रिटर्न है वो इसमें होगा नहीं। प्लस आपको डेरिवेटिव्स करने के लिए सेबी ने एक 25% तक की लिमिट दी हुई है, तो उससे आप पोर्टफोलियो की हेज भी कर सकते हैं, या रिटर्न को एनहांस करने के लिए आप लॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट। तो आई थिंक दोनों म्यूचुअल फंड और ऑल्टरनेट इसके बीच में ये एक व्हीकल आ रहा है, अभी काफ़ी नया है। जैसे मैंने बताया लॉन्ग शॉर्ट या आर्बिट्राज प्लस, ये जो फंड्स हैं ये पहले आएंगे, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है, बट सर्टनली एक विजनरी है काफ़ी। अच्छा, म्यूचुअल फंड का एसआईएफ के चैनल के थ्रू डेरिवेटिव्स में जाने से बाजार में क्या बदलेगा और कितना खतरा है? 25% की कैपेसिटी की परमिशन है, क्योंकि हम एक फिनोमेना देख रहे हैं कि भारत का फ्यूचर ऑप्शन बाजार डीआईआई से बाहर है। डीआईआई उसमें ट्रेड ही नहीं करता है, तो या तो उसमें जेन स्ट्रीट जैसे बड़े क्वांट पावर हाउस हैं, या बेचारा छोटा इन्वेस्टर है जो कोई मुरादाबाद में, मथुरा में कहीं किसी ऐप से ट्रेड कर रहा है। ये रिस्क लेकर आएगा या बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा? नहीं, ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, इसमें रिस्क नहीं होगा, क्योंकि सेबी ने आपको 25% तक की लिमिट दी है डेरिवेटिव्स को यूज़ करने के लिए, चाहे आपको लॉन्ग ओनली होना है या आपको हेज करना है। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर्स डेरिवेटिव्स को यूज़ करेंगे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, तो आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए। बट हेज करने के लिए तो अभी भी थोड़ा सा परमिशन है, अभी 10% की ये बढ़ के 25% हो जाएगी। तो ऑल्दो एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसा रहता है कि थोड़ी लिमिट ज़्यादा हो तो आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबली प्ले कर सकें, और मतलब आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा लीवरेज करो, राइट, सही तरीके से, तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने के भी जो एआईएफ में पॉसिबल है, एआईएफ में आप कर सकते हो। ओनली डिसएडवांटेज है कि जब आप एआईएफ में डेरिवेटिव्स करते हो तो आपका फुल टैक्स लगता है, फुल टैक्स मतलब बिजनेस टैक्स लगता है, और म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगेगा। तो वही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो हम एआईएफ में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें पोस्ट टैक्स जो रिटर्न आ रहा है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है मेंटेन करना, उसको एसआईएफ में करने में काफ़ी सिंप्लिसिटी होगी। हमने मोतीलाल ओसवाल को मिड कैप मास्टरी मानी जाती है, मिड मार्केट में मानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप माइक्रो कैप फंड्स की मास्टरी है। हमने कई फेज़ देखे मिड कैप माइक्रो कैप के। एक फेज़ पिछले साल देखा, एक बूम आया, फिर उसके बाद फिजल आउट हुआ, सेबी ने इंटरवीन किया। आज की स्थिति में मिड कैप असली मंजिल है निवेश की, या ये कुछ ऐसा ज़्यादा उम्मीदों वाला रिस्क है, ज़्यादा उम्मीदों वाला खतरा है? नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ खतरा कुछ नहीं है। एक बात है कि क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स ने अच्छा किया है तो थोड़े वैल्यूएशंस प्रीमियम पे है,
उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस समय पे जब आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एज अ फंड मैनेजर हमको भी बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनी अच्छे दाम पे खरीदनी है। तो बट देखिए इंडिया में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नए बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, वो सब मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। आपको अगर इंडिया में अगर आपको NBFCs खरीदनी है तो वो मिड कैप्स ही है। अगर आपको इंडिया में कैपिटल मार्केट कंपनीज खरीदनी है तो सब मिड कैप ही है। आपको इंडिया में अगर हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक कंपनीज या हेल्थ केयर से जुड़ी हुई नॉन एक्स फार्मा सब मिड कैप हैं। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, तो तभी आप इनको अनकट डायमंड कहते हैं। अनकट डायमंड है वो। अच्छा। तो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप करना चाहिए। इसमें सिर्फ थोड़ा आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है थोड़ा लंबा होना चाहिए, राइट। और जहाँ तक हो सके आप इसको स्टैगर करके इन्वेस्ट करिए। आज के माहौल में तो पक्का करना चाहिए कि आपको 100 रुपये लगाना है तो आप 10-10 रुपये करके 10 महीने में लगा दो, तो आपका जो थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी होगी वो भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी, राइट। बट अगर आप मिड कैप इंडिया में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका जो एवरेज रिटर्न है वो शायद आपको एक्साइट नहीं करेगा। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग, ये मिड कैप स्मॉल कैप के सबसे बड़े चैलेंज हैं। इनसे आप कैसे इनको बीट करते हैं, इनसे कैसे इनको मैनेज करते हैं? नहीं, अपने यहाँ तो मतलब बहुत सारे, मतलब आप हमारे पूरे ग्रुप में देखेंगे तो 100 के ऊपर एनालिस्ट हैं। अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग कंपनियों पे जो एनालिस्ट हैं ये कंटिन्यूसली मिलते हैं, साइट पे जाते हैं, प्लांट में जाते हैं, मैनेजमेंट मीटिंग्स होती है, मैनेजमेंट्स हमारे ऑफिस में आते हैं, अपनी कहानियाँ समझाते हैं। फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करते हैं, फॉरेंसिक चेक्स भी करते हैं कभी कभी प्रमोटर्स के ऊपर या जो की स्टेक होल्डर्स हैं। तो क्योंकि हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हमको पैसे खोने नहीं है, हमको इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। तो एक स्टॉक को इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में लाने में 3-6 महीने, कभी कभी साल 1.5 साल भी लग जाता है, मतलब मल्टीपल बार। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहानी समझ लेते हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है देखने के लिए एक्चुअली में नंबर्स कैसे आ रहे हैं। रामदेव जी बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि स्टॉक खरीदने में 2 चीज़ होती है, नरेटिव, स्टोरी, नंबर, क्या बाहर निकल के आ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नरेटिव अच्छा है, नंबर्स नहीं आते हैं तो कुछ नहीं होता है, राइट। और नरेटिव ख़राब है और नंबर्स आ रहे हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम है। तो स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए और जो नंबर्स आते हैं फाइनेंशियल्स, दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपका जो एक एक्सपीरियंस है वो बढ़िया होता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब बहुत बहुत डिलीजेंटली करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया QGLP, हर स्टॉक पे QGLP चेक होता है और इस पर थीसिस बनती है और वो थीसिस इन्वेस्टमेंट कमेटी को प्रेजेंट की जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट कमेटी का डिसीजन होता है कि स्टॉक को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड भी ऐसे ही होता है। आपने मान लो कोई कंपनी खरीदी, आपको बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ग्रोथ अच्छा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब नंबर आने शुरू हुए तो आ ही नहीं रहे थे, तो फिर आप उसको बाहर निकाल देते हो। उसको एक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं। तो रिसर्च है। और जैसे बोलते हैं कि कोई भी गाड़ी आप खरीदते हो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? इंजन। तो किसी गाड़ी में जो सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो इंजन है। तो हमारे बिज़नेस में जो मेन कंपोनेंट है वो हमारी रिसर्च टीम है। अगर ये सही चले तो आइडियाज़ भी अच्छे आते हैं और निवेशकों के लिए फ़ायदा भी होता है। और अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका इंजन ख़राब होगा तो धक्के भी खाती है, रुक रुक के चलती है। अच्छा, अखिल, आपसे अगर आपका बेटा ये पूछे कि किस सिचुएशन में ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क लिया जाना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जब आप सुबह उठें और सारे न्यूज़पेपर में सब नेगेटिव हो, सब नेगेटिव, आप टीवी खोलें तो सब, मतलब सब ख़राब है, दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं है, उस समय पे बाज़ार बहुत ख़राब रहेगा और अच्छी कंपनियां आपको मतलब मेगा सेल पे मिलती है, 20%, 30%, 40%, 50% डाउन। उस समय पे घबराने की जगह पे बायर हो जाओ। आपने कोविड में ख़रीदा तो आपका पैसा 1 साल में डबल हो गया था और आपने कोविड में बेच दिया। तो मेरा तो यही सलाह रहेगी कि आप डेटा देखिए कि पिछले 25 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां मार्केट में करेक्शन नहीं आया। कभी 5% करेक्शन होता है, कभी 60% करेक्शन होता है, बट करेक्शन इज़ योर फ्रेंड। वॉलेटिलिटी आपका दोस्त होना चाहिए, बिकॉज उस समय पे अच्छी कंपनियां सस्ते में मिलती हैं और आपको उस समय पे बायर होना चाहिए, नॉट अ सेलर। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है इन्वेस्टर बिहेवियर में,
वो होती है कि मार्केट चलने के बाद में, रिटर्न देखने के बाद में एंट्री करना, और जैसे वो नेगेटिव होता है तो सबसे पहले एग्जिट करना। तो बाय हाई सेल लो, इससे अच्छा फिर फिक्स डिपॉजिट करो, राइट। सो बाय लो सेल हाई, और SIP जैसे जो व्हीकल है, हाई हो लो हो, हम तो हर महीने अपना जो है वो डिसिप्लिन तरीके से एक इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप इन्वेस्टर हो, आप स्पेकुलेटर नहीं हो। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं 5 साल बाद घर खरीद सकूं। एक यही होते हैं एस्पिरेशंस। 10 साल 15 साल बाद मैं मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होगी वो उसके लिए जमा कर लूँ, और 30-40 सालों के बाद मैं अपने रिटायरमेंट, 3 या 4 बड़े गोल होते हैं, शादी होती है, पढ़ाई होती है, गाड़ी होता है, घर होता है, और रिटायरमेंट होता है। तो जब आपके गोल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल आगे हैं, तो आप 1 साल में पैसे वाले बनने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो? आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए ना। 5 साल के लिए आप इक्विटी और कैश में कितना एलोकेट करोगे, 10 साल में आप कितना करोगे, 25 साल के लिए कितना करोगे, वो समझना, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और फिर पेशेंस, ये इस पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि मार्केट ऊपर है नीचे है। किसी को पता नहीं है अगले साल क्या होगा। हम इसी जगह पे बैठे होंगे, या तो हम ऑल टाइम हाई में होंगे, या हम यहीं कहीं फंसे होंगे, या यहाँ से 20% नीचे हो, किसको पता है? नोबडी नोज एनीथिंग, बट ऑल वी नो इज़ कि आज क्या सीन है, 15-20-25 सालों में हम कहाँ जा रहे हैं, राइट। और हमको आज क्या करना है वो हमको देखना है, अपने रिस्क को संभालना है, और एक नॉमिनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी है, और अपने जर्नी पे चलते चलो। अच्छा, कुछ उदाहरण देके बताइए कि कैलकुलेटेड रिस्क और सिर्फ सट्टेबाजी, प्योर स्पेकुलेशन, इसमें कैसे फ़र्क किया जाए, खासतौर से जब मिड कैप और इमर्जिंग सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? सी सट्टेबाजी क्या होती है कि सीधा आप सिर्फ प्राइस पे खेलते हो, ठीक है ना। या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ इकोनॉमी में चेंज हो गया है, या ऐसा कुछ सुबह सुबह पेपर में छप गया जिसके कारण स्टॉक का 2-5 रुपये ऊपर हो जाएगा, तो आप सिर्फ प्राइस पे खेलते हो, कोई फंडामेंटल नहीं है। आपने 100 रुपये में लिया, 102 में बेचना है। और जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वो रिसर्च करता है, वो फंडामेंटल इन्वेस्टर होता है। वो जैसे मैंने आपको बताया, किसी कंपनी की कहानी समझता है, फिर उसके नंबर पे लेके फिर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके 2 साल 3 साल 5 साल का एक व्यू बना के इन्वेस्ट करता है। तो स्पेकुलेटर्स आर चेजिंग प्राइस मूवमेंट, एंड फंडामेंटल इन्वेस्टर्स आर चेजिंग बैलेंस शीट। हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चलें, उससे पहले आखिरी सवाल, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लाइफ स्टाइल गोल्स को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। इस पे काम करना चाहिए इंडस्ट्री को। कुछ एक फंड्स ने लॉन्च किए हैं, कोई चिल्ड्रन फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा, एक तो टैक्स, अधिकतर लोग ये जो गोल बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू करते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज में टैक्स बेनिफिट एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने चिल्ड्रन फंड खरीद लिया हो, आपने प्रीमियम भरे हो, जब उसकी मैच्योरिटी आती है वो पूरी टैक्स फ्री होती है, राइट। अब म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप करिए, बट जब वो आप विड्रॉल करेंगे तो उस पर पूरा कैपिटल गेन लगता है। तो एक ये टैक्सेशन के कारण काफ़ी जो एलोकेशन है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, इंश्योरेंस जिस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उनका मार्क टू मार्केट प्रोडक्ट नहीं है, उनका मतलब NAV नहीं आती रोज़ की, राइट। तो वो 10 साल 15 साल के बाद में आपको एन्युटी प्रोडक्ट दे देते हैं कि भाई आपने 10-10 हज़ार प्रीमियम भरा, 25 साल के बाद में मैं आपको 10-10 हज़ार रुपये का हर साल आपको क्रेडिट कर दूंगा। म्यूचुअल फंड बड़े ओपन आर्किटेक्चर प्रोडक्ट्स हैं, ओपन एंडेड फंड्स हैं, तो इस प्रकार के फीचर्स को बना के टैक्स एफिशिएंसी देना, अगर म्यूचुअल फंड्स को टैक्स एफिशिएंसी मिल जाए फॉर गोल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो आप देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। बिकॉज परफॉर्मेंस को अगर आप कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग फार बेटर देन इंश्योरेंस कंपनीज। हमारी कॉस्ट कम है, कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, और एक्टिव मैनेजमेंट है, तीनों चीज़ें हैं। बट क्योंकि ये 2-4 चीज़ों की थोड़ी सी मतलब वो स्ट्रक्चरली प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो ठीक तरीके से बैठ रहा नहीं है इसमें। और दूसरा क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं आते हैं। जिन फंड्स ने किया है उनके भी ऐसे साइज़ कोई बहुत बड़े नहीं है। तो हम लोग जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कितना स्केलेबल है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। तो टेक्निकली आपको ऐसा नाम की ज़रूरत नहीं है कि आपने चिल्ड्रन फंड लिया तो कुछ बहुत ही कुछ, आप एक अगर डिसिप्लिन है
तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में 20 साल इन्वेस्ट कर दो, आपका हाँ, बात तो वही हो बात गई। तो वही है। आप उसको क्लोज एंडेड रखो अपने लेवल के हाँ, ऊपर। डिसिप्लिन करने के लिए आप उसको 5 ईयर क्लोज एंडेड end कर दो या हाँ। 10 साल क्लोज की आप निकाल ही नहीं सकते हो, या आपने मेंटली ऐसा सोच लिया कि ये तो मैंने अपने बच्चे के नाम पे कर दिया है। वही है ना, बिहेवियर ही है बेसिकली। तो पहले लोग स्टॉक्स खरीदते थे बच्चे के नाम पे और छोड़ देते थे। हाँ, स्टॉक खरीद के छोड़ देते थे। हाँ। आपने बच्चे के नाम पे डाला तो आपका वो आपको ऐसा लगता है वो गिफ्ट कर दिया आपने। हम आ गए अपने रैपिड फायर राउंड पे इसमें हम एक लाइन में सवाल और एक लाइन में आपसे इसके जवाब पूछेंगे, और ये सबसे दिलचस्प राउंड है। अखिल, आपने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था? पहली सैलरी का सोच रहा हूँ मैं, बहुत कम सैलरी थी। मोबाइल फ़ोन खरीदा था। पसंदीदा फिल्म जो आपको हमेशा याद रहती हो? गॉडफादर, इंग्लिश है। गॉडफादर। अच्छा, फाइनेंस में नहीं होते तो क्या करते? डीजे, डीजे, म्यूजिक में म्यूजिक सुनते हैं? बहुत अभी थोड़ा कम हो गया, बट मैं डीजे रह चुका हूँ। अच्छा, डीजे रह चुके हैं। तो पसंदीदा गाना कौन सा है जो आपको लगता है आप हमेशा गुनगुनाते रहे? बहुत गाने हैं, मतलब ऐसे कोई जैसे एक जैसे एक दो कोई इंग्लिश में जैसे मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है जो मैं कनेक्ट भी बहुत अच्छा करता हूँ, वो रॉक म्यूजिक, गन्स एंड रोजेस का स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन। अच्छा, वाह। किताब अगर और आप हिंदी में बिन तेरे सनम, वो। अच्छा, हिंदी में बिन तेरे सनम। अगर किताब लिखना हो तो किस विषय पे लिखेंगे? मैं बिहेवियर फाइनेंस पर। म्यूचुअल फंड सही है कि तर्ज पे अगर SIF के लिए नया कैंपेन लाना हो तो एक लाइन की थीम क्या देंगे आप? SIF सही है। SIF सही है। SIF सही है। मार्केट की वो चीज़ जो कोई नहीं सिखा सकता, वहाँ जाकर ही सीख सकते हैं। मार्केट की वो चीज़ जो कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद पर्सनली जाकर सीखनी पड़ती है बाजार के बीच में। एक्सपीरियंस। नुकसान करके सीखना से बड़ा एक्सपीरियंस कुछ और है ही नहीं। अच्छा, अभी से लेके इतिहास तक अगर आपको ये चांस मिले कि आपको एक दिन किसी पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना है तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? एक पूरा दिन किसी के साथ मैं गुजारना चाहूँ तो 2 जने हैं, मतलब रामदू जी के साथ तो मैं गुजारता हूँ, नहीं तो मैं उनका ही नाम लेता था, बट वो तो मिलते हैं मेरे को। बट हाँ, वॉरेन बफेट, सबका एक वो एक दिन उनके साथ गुजारना। हाँ, एक दिन अगर उनके साथ मिल जाए तो आप समझो कि आप गंगा स्नान हो गया आपको। बिल्कुल नया निवेशक आपके गांव के इलाके से, मथुरा से आया है, उसे आपको कोई म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना है तो किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड उसको गिफ्ट करेंगे? लार्ज कैप करेंगे। कोई ऐसी ग्लोबल थीम करता हूँ और करते हैं? अच्छा, कोई ऐसी ग्लोबल थीम जिस पर आपका विश्वास है लेकिन अभी तक निवेश नहीं किया आपने उसमें? नहीं, ऐसा थीम तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से अगर थोड़ा अगर मैं सोचूं इसके बारे में तो ग्लोबल फिक्स्ड इनकम फंड्स। हाँ, मतलब इंडिया के बाहर के जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं उसमें बहुत वैरायटी है, जिसमें आपका रिस्क कम होता है लेकिन आपके डॉलर टर्म्स में 8% 9% की यील्ड आती है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखो क्या होता है। आज की सबसे ओवर हाइप्ड थीम कौन सी है आपके निगाह में? ओवर हाइप्ड थीम जो स्पेशली जो यंग लोग बात करते हैं, ये आपका बिटकॉइन। ओवर हाइप्ड मतलब कुछ समझ नहीं है, बट सबको वही करना है। आप एक ऑडिटोरियम में 100 बच्चों को बैठा दो, आप जो बात करना है बात कर लो, जब वो Q&A राउंड होगा तो 80% क्वेश्चन बिटकॉइन पे आएंगे। डेरिवेटिव्स दोस्त हैं दुश्मन? डिपेंड करता है आप किस तरीके से उनको इसको यूज़ करते हैं। दोस्त भी बन सकते हैं अगर सही तरीके से करो, नहीं तो अधिकतर तो दुश्मनी है। बाजार में आप किसकी एक्टिविटी ज़्यादा ट्रैक करते हैं, DIIs की FIIs की? दोनों। DIIs तो एकदम हाथ पे रहता है, बट FI आजकल हम लोग FI को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं कि इनका कब मूड बदलेगा और कब ये इंडिया में आएंगे। अमेरिका के अलावा कोई एक और देश दुनिया में भारतीय निवेशकों को जिसके बारे में सबसे ज़्यादा समझना चाहिए या ज़रूर समझना चाहिए? मेरे ख्याल से चाइना पे ध्यान देना चाहिए कि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थोड़ी दिक्कतों से गुजर रही है, बट अगर कुछ वहाँ फंडामेंटल शिफ्ट होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन लेती है जिससे ग्रोथ वापस से अगर आती है, तो आज वो मार्केट बहुत सस्ती है। तो कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो गया, 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रेरियन बेट अगर आप देखना चाहें तो चाइना हो सकता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आपकी पसंद क्या है, थीम या इंडेक्स? डाइवर्सिफाइड फंड। हाँ, मतलब भले इंडेक्स हो या
फ्लेक्सी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मेरा 80% पैसा लार्जली फ्लेक्सी कैप फंड्स में है। आप ऑल्टरनेट भी देखेंगे तो वो फ्लेक्सी कैप ही होते हैं। तो मैंने ऐसे मिड कैप, स्मॉल कैप, वो उस सब झंझट में नहीं जाता हूँ। जनरली मैं डाइवर्सिफाइड फंड में डाल देता हूँ, जिसमें पैसिव भी हैं, एक्टिव भी हैं। आखिरी सवाल, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मथुरा का खाना या मुंबई का? मथुरा की चाट, नो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मथुरा जिस दिन मैं पहुंचता हूँ उस दिन मतलब हर शाम, जितने भी शाम हो, अलग अलग जगहों की अलग 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 चाट। चाट। आई मीन उधर गिल्ट भी फील नहीं होता हाँ। है, पता नहीं क्या है उधर, वेदर में सब डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। और बॉम्बे में वड़ा पाव, मेरे घर के पीछे मिठी बाई कॉलेज में, मतलब जब से मैं कॉलेज में था मिठी बाई में, तब से तो नॉन नेगोशिएबल है। धन्यवाद अखिल, हमसे बात करने के लिए, इतने विस्तार से इतनी सारी चीज़ों पर और ऐसी सलाह देने के लिए थीम पर, निवेश पर, हमारे आम निवेशकों को समृद्धि शास्त्र को देखने के लिए आप सबका आभार। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का, सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले सप्ताह मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही विशेषज्ञ के साथ जो आपकी समृद्धि का शास्ता या गाइड बन सके। धन्यवाद। धन्यवाद।